भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी G20 जब भारत में हुआ तब एक विषय की बहुत सारी चर्चा पूरे देश भर में हुई और वो ये था कि उस G20 में जिन 20 और 9 अतिथि देशों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, उन 29 देशों को की इकोनॉमी को यदि जोड़ा जाए तो वो दुनिया की 85% संपदा या इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आज इस सभागार में जब मैं देखता हूं तो भारत की जीडीपी को जोड़ा जाए तो भारत की संपदा का 85% होल्ड करने वाले लोग यहां बैठे। और जब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब भारत आर्थिक जगत में, तकनीकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति के साथ में सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है, उस समय भारत माता की जय का घोष करने में यदि ये 85% वाले संकोच करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है। पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देखिए, किसी भी कार्यक्रम से पहले हम भारत माता का जय घोष करते हैं, ये परंपरा मात्र नहीं है, ये केवल औपचारिकता मात्र नहीं है। हम हर कार्यक्रम से पहले, हर बातचीत से पहले भारत माता की जय घोष इसलिए करते हैं कि ये जो हम सब 140 करोड़ लोगों का सामूहिक संकल्प है, ये आजादी के बाद में, आजादी के कालखंड में जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया, उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हम भारत को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, संपन्न, सामर्थ्यशाली देश बनाएंगे। और ये 140 करोड़ लोगों का सामूहिक संकल्प, जितनी बार हम मिलें उतनी बार हम मिल करके इस संकल्प को दोहराएं, इस संकल्प को हम सामूहिक शक्ति को और अधिक सजित करें, इस लक्ष्य को लेकर के हम बार बार भारत माता का जय घोष करते हैं। जय जीतो कनेक्ट के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, मंच पर उपस्थित आसाम के महामहिम राज्यपाल, हम सब के अपने परिवार के सदस्य, जिनको आज तक हम गुलाब जी भाई साहब इतना ही कह करके स्नेह के साथ संबोधित करते थे, लेकिन अब इनके पद की गरिमा के चलते मुझे आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ऐसा कह करके संबोधन करना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित संसद के साथी, वरिष्ठ नेता आदरणीय लहर सिंह जी सिरोया साहब, आदरणीय अभय श्रीशीमाल साहब, मेरे मित्र आदरणीय सुखराज जी नाहर, आदरणीय विनय साहब, और इस सभागार में उपस्थित नेशनल मार्केटिंग बोर्ड, नेशनल ट्रेडर्स बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंघी जी, मंच के सामने बैठे हुए जीतो के सभी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, मैं देख सकता हूं सामने राकेश मेहता जी बैठे हैं, मोतीलाल जी बैठे हैं और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। सभी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यगण, फॉर्मर सदस्यगण, सभी जोनल पदाधिकारीगण और इस जीतो परिवार के सारे सदस्य, मैं राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते जीतो की वर्तमान फॉर्मेशन को इस बात के लिए कि 17 साल बाद में पहली बार राजस्थान में आपने सौभाग्यपूर्ण अवसर जीतो कनेक्ट आयोजित करने का दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आपका अभिनंदन इसके लिए भी करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान को यह आतिथ्य का अवसर प्रदान करने के साथ साथ में मुझे अपने बात करने के लिए,
आप सबके दर्शन करने के लिए और आप सबकी सामूहिक शक्ति से एक नई शक्ति को अर्जित करने का भी सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते, भारत सरकार में राजस्थान प्रदेश का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका मेरे प्रदेश में, मेरी धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले जब मैं बाहर हम सब लोग महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मैं कुछ लोगों से मिल रहा था, देख रहा था, बातचीत करता था। मैं जिम्मेदारी से एक बात आज कह सकता हूं गुलाब जी भाई साहब, ये जो 85% का आंकड़ा यहां बैठा है, इसमें से 85% लोग ऐसे हैं जिनकी रूट्स, जिनकी जड़ जो है इस राजस्थान की माटी से जुड़ी हुई है। राजस्थान की माटी ने देश का सम्मान जिस तरह से पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाया है और आर्थिक जगत में जिस तरह से राजस्थान का प्रभुत्व आप सब ने स्थापित किया है, मैं हृदयपूर्वक आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब आज श्रद्धेय महामहिम दोनों राज्यपाल द्वय का उनके अनुभव से अर्जित ज्ञान और इस विषय में हम सबको मार्गदर्शन हम सब सुनने वाले। अभी चर्चा की, आदरणीय अभय जी ने इस बात का उल्लेख किया, सुखराज साहब ने भी इस बात का उल्लेख किया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में तेज गति के साथ में बढ़ रही। हम सम्मान के साथ में ये बात कहते हैं कि हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुए। लेकिन यदि मैं इससे और आगे बढ़कर के इस विषय में कुछ चर्चा आपके सामने करूं, तो आज फ्री वर्ल्ड के उत्पत्ति के बाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आर्थिक पर जगत में अगर कहीं हो रहा है और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर फिजिकली कहीं हो रहा है, तो मैं गर्व के साथ में और जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन मैं गर्व के साथ में और जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूं कि वो भारत में हो रहा है। और वो भारत में हो रहा है, इसके कहने के मेरे पास में अनेक तरह के तर्क हो सकते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि आर्थिक जगत से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। मैं अर्थ की दृष्टि से कुछ भी आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि दुनिया में आप सब लोग निवेश के क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। हम कहीं भी किसी सेक्टर में, कहीं भी किसी क्षेत्र में जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी नए बिजनेस में, किसी नई अपॉर्चुनिटी में, किसी नए क्षेत्र में, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंशन करने में, किसी नई जगह पर जाकर के कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में, कोई ट्रेड का सेक्टर एस्टैब्लिश करने में। उससे पहले हम अपने घर में, परिवार में, अपने साथियों के साथ में मिलकर के उस विषय में विस्तार से चर्चा करके कि ये निवेश हमारे लिए सुरक्षित होगा कि नहीं, पूरा विचार समग्र दृष्टि से 360 डिग्री एक बार हॉलिस्टिकली रिव्यू करने के बाद में ही शायद निवेश करते हो। लेकिन जब सारी दुनिया के ऐसा निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में भारत में आता है, तो जो दुनिया के दूसरे लोग निवेशक निवेश करते हैं, उसके पहले भारत को बहुत गहराई के साथ में उस देश को जहां निवेश करने जाने वाले उसकी सारी खोजबीन और छानबीन करते होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो पिछले पौने 10 साल में या 10 साल में बढ़ा है, ये इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार का स्थायित्व और भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व उस पर विश्वास कर रहा है। आजादी के बाद में 1947 से लेकर के अब तक भारत में कुल मिलाकर के 976 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया और उस 976 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट में से पिछले इस 10 साल से कम कालखंड में 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत में आया। ये इस बात का परिचायक है कि इस 10 साल में भारत ने अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ इकोनॉमिक सेक्टर में किया। केवल ये इतना ही होता तो शायद मुझे लगता कि ये एक कालखंड विशेष के कारण से इस तरह की उपलब्धि हो रही है। लेकिन उससे आगे बढ़कर के अगर मैं देखता हूं, तो ये जो मेरे लिए और भी अधिक गर्व का विषय और भी अधिक उत्साह का वातावरण उसके चलते हुए बनता है कि ये जो 600 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत में आया, ये दुनिया के 168 अलग अलग देशों से आया है। पूरी दुनिया में केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है। चाइना व्हेन इट यूज्ड टू बी ऑन द पीक ऑफ इट्स इकोनॉमी, तब भी कभी चीन में 168 देशों के से निवेश केवल 5 या 10 साल के कालखंड में नहीं आया। पूरी दुनिया का हर एक देश
बड़ी आर्थिक महाशक्तियों से आगे बढ़कर के छोटे छोटे देशों ने भी भारत की इस प्रगति पर, भारत की इस प्रगति के सातत्य पर और सस्टेनेबिलिटी पर अपना विश्वास व्यक्त किया। और इससे आगे बढ़कर के अगर मैं बात करूं, इस पिछले पूरे 9 साल के कालखंड की आप समीक्षा करके देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले 9 साल में एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बनाया और हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड अपने लिए सृजित करने में कामयाबी प्राप्त की। और इतना ही नहीं, लॉकडाउन का वो वर्ष जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठहर गई थी, थम गई थी, सहम गई थी, उस समय में, उस 2021-22 के साल के उस फिस्कल ईयर में भी हमने अपने लिए एक नया रिकॉर्ड सेट किया। हमने 83.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करके वो जो 7 साल का क्रम था, उस 7 साल के क्रम को टूटने नहीं दिया। एक नया जो है बेंचमार्क हमने अपने लिए खड़ा किया। केवल इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर के अगर मैं बात करूं तो ये जो 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व के भारत में आया है, ये केवल लिमिटेड सेक्टर्स में नहीं है, 61 ऑड सेक्टर्स आर देयर जिनमें भारत में ये निवेश दुनिया ने भारत के में अपने निवेश को सुरक्षित मानते हुए किया। और जो अंतिम बात मैं कहूंगा इस विषय के परिप्रेक्ष्य में, मुझे मेरे लिए लगता है कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और सबसे ज़्यादा प्रेरक भी है और सबसे ज़्यादा नई ऊर्जा का संचार करने वाली है। और वो ये कि जो मोदी जी हमेशा चर्चा करते हैं कि हमें भारत का विकास करना है तो भारत के हर क्षेत्र का सामूहिक रूप से विकास करना होगा। किसी एक राज्य का विकास हो और अन्य राज्य विकास की इस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे, भारत कभी भी विश्व की आर्थिक महाशक्ति और साफ जो है ताकतवर संपन्न देश नहीं बन सकता। हम सबको एक साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये जो 600 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में आया, ये भारत के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग जगह विभक्त हुआ है। पूरे भारत में एक साथ विश्व ने एक विश्वास व्यक्त करते हुए भारत के हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, हर बिजनेस सेक्टर में विश्वास व्यक्त करते हुए जिस तरह से भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत में निवेश किया है, ये इस बात का परिचायक है कि हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा अभी आदरणीय श्री शिमाल साहब अपनी चर्चा में कह रहे थे कि हम 5वीं से 3वीं अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी इस बात की चर्चा करता है कि भारत शीघ्र ही जर्मनी और जापान को छोड़ करके आने वाले कुछ समय में जो भारत तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हम आज 3.5 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। पहले ट्रिलियन को मार्क को पहुंचने तक के लिए हमको 67 ईयर्स लगे और उसके बाद में दूसरे ट्रिलियन तक पहुंचने में हमको 8 साल लगे, तीसरे ट्रिलियन में 5 साल लगे। और जिस तरह से हमारा बेस ब्रॉडन अप हो रहा है और जिस गति के साथ में हम काम कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले 3 साल से के कालखंड में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के मार्ग तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। और जब अर्थव्यवस्था बदलती है तब निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गति सबसे ज्यादा मैटर करती है। मित्रों, भारत आज हम मानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पैंडेमिक के समय में जिस तरह से दुनिया की सारी इकोनॉमीज कोलैप्स हुई, पैंडेमिक के समय में जिस तरह से पैंडेमिक के बाद में भी दुनिया की सारी इकोनॉमी जिस बुरे दौर से आज गुजर रही, अमेरिका आज ग्लोबल रिसेशन की तरफ दुनिया को धकेलने के लिए अमेरिका की इकोनॉमी आगे बढ़ रही। जिन देशों में कभी इकोनॉमिक रिसेशन नहीं देखा जाता था, ऐसे जर्मनी जैसे देश भी इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ बढ़ते हुए दुनिया ऐसा मान रही है, प्रतीत होते। चाइना जिसने 30 साल तक अनप्रेसिडेंटेड डबल डिजिट ग्रोथ किया था, वो 5% के आंकड़े पर भी सस्टेन करने में आज जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी के इस भारत में हम लॉकडाउन के पहले भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थे और आज भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सबका, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरर्स की फ्रेटर्निटी और ट्रेडर्स की फ्रेटर्निटी के लोग यहाँ बैठे। भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्पना के साथ में, जब उस बुरे दौर में जब मानवता के सामने एक संकट खड़ा था, उस बुरे दौर में
सरकार हाथ पकड़े, एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से हैंड होल्ड किया था और देश के गरीब रेडी पटरी पर बैठ करके व्यवसाय करने वाले व्यक्ति से लेकर के जब भारत की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्ग की चिंता की थी, आज उसका परिणाम है कि आप लोगों ने उस समय जिस विश्वास पर खड़े रह करके काम किया, अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, ये उसका परिणाम है कि आज हम सम्मान के साथ में कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ने सारे बेंचमार्क्स पर, सारे असेसमेंट पैरामीटर्स पर सबसे तेज गति से काम को आगे बढ़ते हुए वी शेप रिकवरी करके एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। मित्रों, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है, लेकिन साथ ही साथ में हम लोगों के लिए ये एक संकल्प का क्षण भी है। 3 दिन तक हम यहाँ बैठ करके विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, चिंतन करने वाले, नए सेक्टर्स पे हम किस तरह से काम करेंगे, ग्लोबली नए सेक्टर्स किस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है, दुनिया का आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से लेकर के जो सर्विस सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बाद में कॉन्सेप्ट सेलिंग की पर दुनिया जिस तरह से पहुंची है और जिस गति के साथ में आज परिवर्तन हो रहा है पूरे विश्व भर में, आज जिस तरह से नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं, हाइड्रोजन का सेक्टर एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल पूरे वर्ल्ड के लिए एक ल्यूक्रेटिव सेक्टर है। सेमीकंडक्टर, जिसमें माननीय मोदी जी ने पीएलआई देकर के देश में को सेमीकंडक्टर की दिशा में दुनिया के टॉप कंट्रीज में ला करके खड़े करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में जहां आने वाले समय में असीम संभावनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनकी हम सब लोग चर्चा करते हैं और आज पूरा विश्व उस पर बात कर रहा है, जीनोम स्टडिंग, IoT बेस्ड स्टडिंग, 3D प्रिंटिंग, इन सब के साथ साथ में ब्लॉकचेन पर, रोबोटिक्स पर और एग्रो फॉरेस्ट्री पर, फूड प्रोसेसिंग पर जिस तरह से पूरे विश्व की निगाह है, ये समूह इन सब विषयों पर चर्चा करे, भविष्य के बिजनेस सेक्टर्स पर चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम नए एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से खड़ा कर सकते हैं। मैं अभी कुछ महीनों पहले हैदराबाद में जीतो के ही एक इवेंट में गया था, जहां जीतो के युवक समाज के सभी जाति बंधनों से ऊपर उठ करके ऐसे स्टार्टअप्स को हैंड होल्डिंग करने के लिए काम करते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और उस दिन मेरा विश्वास और भी सुदृढ़ हुआ कि जब हम जाति बंधन और धर्म के बंधन से बाहर निकल करके अगर देश को खड़ा करने के लिए जीतो जुटता है, तो निश्चित रूप से देश जो है कि गति, प्रगति निश्चित रूप से और अधिक बढ़ती है और वो प्रगति और अधिक सुनिश्चित होती है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सिर्फ इतना आप सब से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन 3 दिन के इस प्रवास में, 3 दिन के इस समय में, जब हम सब लोग इतने बड़े ड्राइवर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यहाँ बैठे, भारत के बदलते हुए परिदृश्य में हम किस तरह से योगदान कर सकते हैं, हम किस तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान कर सकते हैं। भारत के इस बदलते हुए परिदृश्य में जब वहाँ एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के दूसरी तरफ गरीबी के उन्मूलन तक माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, उसमें मेरे जीतो का परिवार किस तरह से जुड़ सकता है, इस पर भी हम सब लोग गंभीरता के साथ में जुट बात करें। हमारा उठने वाला हर कदम इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में, जब देश बदलाव के रास्ते पर है, जब हम देश को बदलने के लिए, संपरिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, उस समय में हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक वचन जो है देश की इस ट्रांसफॉर्मेशन का सहभागी बने, देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने, कहीं भी हम इसके प्रतिगामी न हो, इसमें स्पीड बैरियर न बने, इसके बारे में भी हम सबको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और अब